टॉपिक रहेगा था अनोमली डिटेक्शन। एनोमलीज को कैसे डिटेक्ट। एनोमली क्या होती है? जनरली जो चीज सबसे अलग डिफरेंट वो एनोमली होती है। जैसे अगर एक बास्केट में बहुत सारे कलर्स के बॉल्स पड़े हैं पर उसमें एक बॉल की शेप ही अलग है, ठीक है, तो वो बेसिकली एनोमली। तो जैसे इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं फ्रॉड डिटेक्शन में, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज जहाँ पे आपके पास बहुत चीज सिमिलर है और कोई एक चीज डिस्टिंक्ट है, उसको पिकअप करने में हम एनोमली डिटेक्शन यूज करते हैं। सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन में इसको यूज करते हैं। तो एनोमली डिटेक्शन कैसे काम करता है? एनोमली डिटेक्शन के लिए वैसे तो आप के मींस क्लस्टरिंग से भी कर सकते हैं। जब आप क्लस्टरिंग करते हैं तो जो चीज एनोमली होती है वो अलग रहता है और जो नॉर्मल चीजें होती है वो क्लस्टर्स में डिवाइड हो जाती है। बट जो आइसोलेशन फॉरेस्ट एल्गोरिथम है वो डिस्टेंस बेस्ड नहीं है, क्योंकि के मींस क्लस्टरिंग डिस्टेंस बेस्ड होता है। तो ये डिस्टेंस बेस्ड नहीं है। इसका एनोमलीज को डिटेक्ट करने का, एनोमलीज को फाइंड करने का तरीका अलग है। कैसे? बेसिक सा तरीका क्या है एनोमलीज को फाइंड करने का? सपोज एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और ज्यादातर बच्चे 50 to 70 के रेंज में हैं और एक कोई बच्चा है जिसका स्कोर 98 है, तो दैट इज एन एनोमली, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप एक फीचर को पिक करके ट्रीज बनाओगे। आप एक फीचर को पिक करोगे और फीचर को पिक करके ट्रीज बनाओगे। जैसे मार्क्स ग्रेटर देन 80, मार्क्स ग्रेटर देन 80 में वो 1 आएगा और इस साइड पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फिर इसको फर्दर डिवाइड करोगे, ग्रेटर देन 70, लेस देन 70, ग्रेटर देन 70 में भी बहुत सारे आएंगे, लेस देन 70 में भी बहुत, फिर 70 से नीचे ऐसे डिविजन्स करते रहो। जो आइटम्स आपकी एनोमलीज होंगी वो जल्दी से आइसोलेट हो जाएंगे, जो एनोमलीज नहीं होंगी उनको आइसोलेट करने में बहुत लंबा पाथ लगेगा। बेसिकली आपको क्या करना है? एक एक वैल्यू को अलग करना। एक एक वैल्यू को अलग करने के लिए जहां पे डेंस डेटा होगा वहां पे ट्री की लेंथ जो है, पाथ की लेंथ जो है बहुत लंबी हो जाएगी और जहां पे आपका एनोमली होगी वहां पे पाथ की लेंथ बहुत छोटी। इस तरीके से आइसोलेशन फॉरेस्ट काम करता है। आइसोलेशन फॉरेस्ट में रैंडमली हम डेटा उठाते हैं, उसमें से कोई एक फीचर पिक करते हैं, उस फीचर पे डेटा को डिवाइड करने, ट्री बनाकर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिर आप उस पे पाथ्स नोट कर लेते हैं कि इस वैल्यू के लिए इस ट्री में पाथ आया है, इस वैल्यू 98 वैल्यू के लिए ट्री में ट्री की डेप्थ तो पता है ना, कितने नोड्स उसके नीचे आ रहे हैं, ट्री की डेप्थ है 1, 75 के लिए ट्री की डेप्थ है 10, 68 के लिए ट्री की डेप्थ है 9। आपने वैल्यूज नोट कर ली। सेकंड टाइम फिर से कोई और रैंडम फीचर उठाओ, किसी और तरीके से स्प्लिट करो, फिर से आप ऐसे ही डेप्थ्स देखो और फिर आप उन सारे ट्रीज में वैल्यू की एवरेज डेप्थ, यानी एवरेज डेप्थ, जिनकी एवरेज डेप्थ सबसे कम होगी उन वैल्यूज को आप क्या करेंगे? एनोमलीज कहते हैं। ऐसे आइसोलेशन फॉरेस्ट काम करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ आइसोलेशन फॉरेस्ट का। तो आपका आइसोलेशन फॉरेस्ट एल्गोरिथम है, ठीक है। ये कैसे काम करता है? बेसिकली वही जो मैंने आपको बात बताई कि जो एनोमलीज होती हैं वो रेयर होती हैं, डिफरेंट होती हैं मेजॉरिटी से और इजियर टू सेपरेट विद रैंडम स्प्लिट। तो एल्गोरिथम बेसिकली रैंडम डिसीजन ट्रीज बनाता है। एक फीचर उठाई, जैसे फीचर उठाने मार्क्स, अभी तो मैं सिर्फ एक फीचर की बात कर रही हूँ, पर ऐसे आपके डेटा सेट में तो बहुत सारी फीचर होंगी ना। कभी आपने एक फीचर उठाई, उस पे रैंडमली स्प्लिट किया, कभी दूसरी फीचर उठाई, अलग-अलग फीचर उठा के अलग-अलग ट्रीज आपको, ठीक है। रैंडमली सिलेक्ट अ स्प्लिट वैल्यू, रिपीट अंटिल पॉइंट्स आर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब कि जब तक एक एक वैल्यू अलग-अलग नहीं हो जाती तब तक आपने स्प्लिट करते ही जाना है, ठीक है। आउटलायर्स रिक्वायर फ्यूअर स्प्लिट्स, मतलब उसमें ट्री की डेप्थ कम होगी और उनकी शॉर्टर पाथ लेंथ, ठीक है। तो मल्टीपल ट्रीज बनाएंगे और T1, T2, T3 अलग-अलग ट्रीज बनाए और एवरेज पाथ लेंथ आपने निकाली। जिनका पाथ लेंथ कम वो एनोमलीज, जिनका पाथ लेंथ ज्यादा वो नॉर्मल। ये बेसिकली आपको एक एनोमली स्कोर देता है, ठीक है। -1 और 1 के बीच में इसका आंसर आता है। एवरेज एनोमली
बनाया, ट्री के लिए एक फीचर सिलेक्ट करी, डेटा को स्प्लिट करते गए जब तक सारे पॉइंट्स आइसोलेट नहीं हो जाते, फिर आपने पार्ट्स की लेंथ्स निकाली, फिर ऐसे बहुत सारे ट्रीज बनाते गए, फिर एवरेज पाथ लेंथ निकाली, जिनकी पाथ लेंथ कम वो सारी आपकी क्या गई, अनोमलीज। ठीक है, इस तरीके से आपका आइसोलेशन फॉरेस्ट एल्गोरिथम काम करता है। केएनएन से कैसे डिफरेंट है, ये डिस्टेंस बेस्ड नहीं, ये डिस्टेंस पे काम नहीं करता, ये क्या करता है, डिसीजन ट्री का बेस लेके काम करता है, ये फीचर्स को स्प्लिट करने पे काम करता है। जितने भी डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम होते हैं वैसे वो अच्छे होते हैं, पर जब हाई डायमेंशंस आ जाती है ना तो फिर हायर डायमेंशंस में वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बहुत हायर डायमेंशंस में डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने के लिए आप अगर उसमें पीसीए लगाने की कोशिश करेंगे तो पीसीए में वो फीचर्स जब उनके प्रोजेक्शंस आते हैं तो वो एक्चुअल डिस्टेंसेस नहीं रहते, इसलिए वहां पे आपका आइसोलेशन फॉरेस्ट अच्छा काम करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम एक, मेरे पास क्रेडिट कार्ड डॉट सीएसवी एक फाइल है जिसमें मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स का डेटा पड़ा हुआ है, तो वहां पे हम अनोमली डिटेक्शन कैसे लगा सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं। तो एक क्रेडिट कार्ड डॉट सीएसवी फाइल है, उसके ऊपर हम अनोमली डिटेक्शन फाइल उठा सकते हैं, फाइल में df is equal to pd dot read csv credit card dot csv फाइल है, इसमें रोज बहुत ज्यादा है तो मैं इसके 10,000 रोज दूंगा, df dot head, पहली 5 रोज देखो, ये क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, ऐसे इसमें ये बहुत सारे कॉलम्स, ठीक है, ये हमारी क्रेडिट कार्ड डॉट सीएसवी। अब मैंने इसमें क्या करना है, पहले फिल करने नल्स, इसमें कुछ नल डेटा भी है तो मुझे क्या करना है, इसमें नल्स को फिल करना है, ठीक है, तो इंपोर्ट numpy as num columns is equal to df dot select d types include is equal to np dot number। ये मैंने क्या किया, इसमें से न्यूमेरिक कॉलम्स ऐसे से ज्यादातर कॉलम्स न्यूमेरिक के हैं, ये मेरे ख्याल से सारे कॉलम्स, ठीक है, इसमें इस फाइल में तो सारे, क्योंकि ये वाली जो फाइल है क्रेडिट कार्ड डॉट सीएसवी मैंने कैगल से उठाई है, इसमें जो डेटा है ये पहले से ही है, ये क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है और ये पहले से ही इंक्रिप्टेड डेटा, ये आपको सही, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऐसे डायरेक्टली शेयर नहीं होती ना, तो इसलिए पहले से ही इंक्रिप्टेड, ठीक है, तो सारे कॉलम्स ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक हैं। अगर आप किसी बैंक की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट उठाएंगे, उसमें से अगर ऐसी फाइल उठाएंगे तो उसमें हो सकता है कुछ कॉलम्स न्यूमेरिक ना, ठीक है, तो आप या तो उनको कैटेगोरिकल कॉलम में तो पहले उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना, तब आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, x जितने न्यूमेरिक कॉलम्स हैं ये उठाए, डॉट फिल एन इनको 0 से कनेक्ट, सारे के सारे कॉलम्स को 0 से फिल, ठीक है, क्लियर है। अब इसके ऊपर मैंने स्केलिंग फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग import standard
sklearn dot preprocessing import standard scalar x scaled is equal to scalar class का ऑब्जेक्ट scalar is equal to standard scalar class का ऑब्जेक्ट बनाया scalar dot fit underscore transform ये तो स्केल में लाने के लिए है डेटा को ठीक है ये मेरा डेटा fit underscore transform x स्केल मेरा डेटा स्केल होके ठीक है अब मैंने इसके ऊपर आइसोलेशन फॉरेस्ट एल्गोरिथम लगाना है और अनोमलीज डिटेक्ट करना ठीक है तो from sklearn dot ensemble from sklearn dot ensemble import isolation forest import isolation forest isolation forest एल्गोरिथम है जिसको हम यूज करेंगे जो अनोमलीज को सेपरेट आउट ISO is equal to isolation forest okay. N estimators कितने ट्रीज बनाने हैं 100 ट्रीज मुझे बनाने हैं मैक्स सैंपल्स एक ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी हो सकती हैं 10,000 क्योंकि मेरे डेटा सेट में 10,000 ठीक है उसके बाद कंटामिनेशन मतलब आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कितने परसेंट अनोमलीज आप निकालना चाहते हैं ठीक है 5% एस्टिमेटेड है कि 95% करेक्ट होगा और 5% अनोमलीज रैंडम स्टेट इज इक्वल टू अनोमलीज कंटामिनेशन बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे तो क्या करना है इससे निकालना है कि कौन सी स्ट्रेंज वैल्यूज है अब इसको कैसे पता चलेगा कि इसी 98 वाले कोई स्ट्रेंज कहना है या 84 वाला भी स्ट्रेंज वो आप बताएंगे कि आपका कंटामिनेशन परसेंटेज कितना है मतलब आप बताएंगे कि आपको कितने परसेंट अनोमलीज डिटेक्ट होगी तो उतनी जैसे मैंने कहा 5% तो ये 5% स्ट्रेंज वैल्यूज मुझे निकालना है अगर मैं इसकी वैल्यू करूं 0.1% तो ये उसमें से 1% जो स्ट्रेंज वैल्यूज है वो मुझे निकालना ठीक है तो वो मुझे देखना है कि मुझे कितना कंटामिनेशन परसेंटेज इसमें नॉर्मली इसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए तो अगर मैं 5-7% रख लूंगी तो अगर किसी को ऐसे बंदे को भी जैसे बहुत बार क्रेडिट कार्ड में ऐसे ही फोन आता है हम पूरी पेमेंट कर रहे होते हैं हम थोड़ा सा हाई अमाउंट की पेमेंट कर देते हैं तो वो हमें कॉल करते हैं बट वो रिस्क टेकिंग वो तो सिर्फ रिस्क को कवर ही कर रहे हैं ना उससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा तो कंटेमिनेशन अगर आप थोड़ा सा हाई भी रख लेंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है एक बेसिक आइडिया तो होता ही है ना कि जब आप यूज करेंगे इसको रेगुलरली तो आपको पता होगा कि कितने परसेंट ऐसे केसेस आते हैं तो उस हिसाब से आप कंटेमिनेशन को जितने केसेस आते हैं उसको थोड़ा हाई ठीक है तो इस हिसाब से आप इसे वैल्यू को अब ये बेसिकली आइसोलेशन फॉरेस्ट क्या करेगा ये आपको एक अनोमली स्कोर देगा अनोमली स्कोर की वैल्यू 1 और -1 जिनका शॉर्ट पार्ट उनके लिए -1 मतलब वो अनोमलीज और जिनका लॉन्ग पार्ट जो नॉर्मल इससे कंसीडर की उनको स्कोर देगा 1 ठीक है तो आप डेटा फ्रेम में एनोमली स्कोर करके एक कॉलम ले लो इसमें क्या डालो आइसोलेशन डॉट फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट एक्स स्केल डेटा मैंने दिया आप फिट अंडरस्कोर प्रेडिक्ट करके मुझे जरा बताओ कि डेटा फ्रेम में अनोमली स्कोर में क्या बात है ठीक है चला के देखो इसको
जाएगा इसमें कितनी एनोमलीज, ठीक है। ये आपका डेटा आ गया। आप देखो इधर जो एनोमली स्कोर्स आएंगे लास्ट में कॉलम आया होगा 1 1 1 1, सब 1 नहीं होंगे, कई एंट्रीज होंगी जिनके आगे -1 भी होगा। जो एनोमलीज होंगे उनमें 95% तो नॉर्मल होंगे, तो बहुत सारे 1s होंगे और हम -1, ठीक है। तो ऐसे इसने क्या कर दिया, प्रेडिक्ट करके दे दिया कौन सी एंट्रीज एनोमलीज हैं। अब अभी तो आप इसको ऐसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको क्या करती हूँ सीबॉन में एक स्कैटर प्लॉट बना के दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चले कि कौन सी वैल्यूज इसने एनोमलीज बनाई है और कौन सी वैल्यूज, ठीक है। तो उससे आपको क्लियर आइडिया। अब आप ये तो समझ गए कि आपके पास ये स्कोर आ गया। अब जिस जिसको स्कोर -1 आया उनको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, या जैसे कि हमने रिस्क टेकिंग अपना काम करना है या कोई ट्रांजैक्शन रोकनी है तो वो रोकेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये इसने बैकग्राउंड में काम क्या किया, इसने बैकग्राउंड में इस डेटा को 100 ट्रीज के अकॉर्डिंगली रैंडमली सैंपल किया। कोई एक बार फीचर ले रही जैसे V22 पे स्प्लिट किया, दूसरी बार फीचर ले रही V23, इसके ऊपर स्प्लिट किया, स्प्लिट करके एक एक एंट्री को ही आइसोलेट करता और हर एंट्री का इसमें पाथ रखता कि पहले ट्री में फर्स्ट एंट्री का पाथ रखना है, सेकंड एंट्री का पाथ रखना है, थर्ड का 100 के 100 ट्रीज में फर्स्ट एंट्री के जितने पाथ्स आए उन सबको एवरेज आउट करो, सेकंड एंट्री के जितने पाथ आए उनको एवरेज आउट करो। जो स्ट्रेंज होगा वो सब जगह शॉर्टर पाथ में आइसोलेट होगा, उनको इसने एनोमली डिटेक्ट कर दिया, -1 दे दिया। और जिनका सब जगह ही लॉन्ग पाथ है इसका मतलब वो एक क्लस्टर को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब वो एक नॉर्मल एंट्री, ठीक है। जैसे अगर आप क्लास में स्कोर्स देखो तो बहुत कम स्कोर वाले भी एनोमली है और बहुत ज्यादा स्कोर वाले भी एनोमली है, और जो बंच ऑफ मार्क्स में फॉल कर रहे हैं, मतलब जिनका 60 to 85 के बीच में स्कोर है, वो सब उसमें बहुत डेटा, ठीक है। तो वो स्प्लिट होने में बहुत टाइम लगेगा, जहाँ डेटा बहुत ज्यादा होगा उसको स्प्लिट करते करते आइसोलेट करते करते बहुत लेंथ लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसने काम किया। अब मैं आपको इसको एक स्कैटर प्लॉट में बना कर दिखाती हूँ। अगर मैं आपको dx का वैल्यू काउंट करके बताऊं तो आपको पता चल जाएगा एनोमली स्कोर डॉट वैल्यू काउंट, तो ये आपको बता देगा -1 वाली एंट्रीज 500 और 9500 एंट्रीज, क्योंकि मैंने 5% बोला था ना। अगर मैं बोल दूं 10% एनोमलीज निकालो तो ये कम तो निकालेगा, तो ज्यादा तो निकाल देगा, ठीक है। पर जितने भी पॉइंट्स को इसने एनोमलीज निकाला होगा वो सब रेगुलर पॉइंट्स से डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब मैं आपको इसे एक स्कैटर प्लॉट बना के दिखाती हूं। इंपोर्ट seaborn as SNS, import matplotlib dot pyplot as PLT। क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं तो मेरे को इसमें PCA लगाना पड़ेगा, तभी मैं मैप पे दिखा पाऊंगी, क्योंकि स्कैटर प्लॉट में तो 2 वो चाहिए ना, XY चाहिए ना, इसमें तो एक 28 फीचर। From sklearn dot decomposition import, ठीक है। From sklearn dot decomposition import PCA is equal to PCA n components, number of components कितने रखने हैं, PCA n components, number of components रखे हमने, ठीक है। X विजुअलाइजेशन के लिए X आ गया, PCA dot fit underscore transform X स्केल्ड वाले डेटा को मैंने क्या कर दिया, PCA लगा, ताकि ये जो 31 कॉलम्स थे, 31 कॉलम्स से डेटा आ जाए मेरा 2 डायमेंशन, ताकि मैं स्कैटर प्लॉट के ऊपर उसे दिखा सकूं, ठीक है। PLT
फिगर प्लॉट करना है, फिक्स साइज 8,8, SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, x इज इक्वल टू x एक्सिस पे क्या दिखाना है, जो जीरो वाला कॉलम है। अब जब मैंने पीसीए लगा दिया तो दो ही कॉलम्स है ना, तो जीरो वाला कॉलम x एक्सिस पे और वन वाला कॉलम y एक्सिस। y पे क्या दिखाया, जो x विड्थ का 1 वाला, दोनों कॉलम्स आ गए। u इज इक्वल टू अलग अलग कलर्स से दिखाना है ना, u इज इक्वल टू जो डेटा फ्रेम का एनोमली स्कोर है इसको u दे देते हैं, पैलेट इज इक्वल टू 1 वालों को कलर दो, ब्लू एनोमली स्कोर में दो ही वैल्यूज आएंगे, 1 या -1, 1 वालों को ब्लू और -1 वालों को रेड। ब्लू रेड ये मैंने कलर दे दिया, ठीक है। BLT डॉट टाइटल एनोमली डिटेक्शन BLT डॉट शो, ठीक है। BLT डॉट देखो मैट प्लॉट लिख में ये स्कैटर प्लॉट आपका बन गया। ये डेटा एनोमलीज है, जो रेड वाला डेटा है वो एनोमलीज है और जो ब्लू वाला डेटा है वो आपका नॉर्मल। देखो रेड वाले पॉइंट्स कितने सारे तो कितने अलग जगह पे, ऑब्वियसली ये रेयर अलग एंट्री। अभी मैंने 5% रखा था ना अपना ये कंटेमिनेशन, अगर मैं कंटेमिनेशन रिड्यूस कर दूं 2% पे ले आऊं तो आप देखोगे एक बार साथ चलाओ, अगर मैं 2% पे ले आऊं तो ये कम एनोमलीज डिटेक्ट करेगा। 2% 200 एंट्रीज एनोमलीज हैं, ठीक है। आप देखो इन एंट्रीज को उसने एनोमलीज कहा, जो रेड वाली है और जो ब्लू वाली है ये नॉर्मल। तो कंटेमिनेशन परसेंटेज आपने कितना रखना है वो आपकी चॉइस, ठीक है। क्लियर है। आप डेटा फ्रेम में आपने ये एनोमली स्कोर डाल लिया है, आप इसे परमानेंटली df.2csv एक फाइल में सेव कर सकते हो। उस फाइल से फिर आपको देख के कांटेक्ट करना हो लोगों को या जो भी करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोलेशन फॉरेस्ट काम करता है। आइसोलेशन क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हर डेटा पॉइंट को आइसोलेट करता है, अलग अलग तरीके से आइसोलेट करता है। और इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो आपकी एनोमलीज होती है वो जल्दी आइसोलेट हो जाती हैं और जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं उन्हें आइसोलेट करने में टाइम लगता है। तो जिसका शॉर्टर पाथ वो एनोमली, जिसका लॉन्गर पाथ वो एनोमली नहीं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। अच्छा, इसमें अलग अलग फीचर्स क्यों यूज की जाती हैं? देखो जैसे मान लो कि मुझे कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करना है, ठीक है, तो मेरे को पता है कि क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में ऐसा कोई एल्गोरिथम चल रहा होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मेरे को 1 लाख का और ट्रांजैक्शन करना, मैं 1 लाख का नहीं करूँगी, मैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन करूँगी छोटे। अब क्योंकि ये रैंडम बहुत सारी फीचर्स के ऊपर आइसोलेट करता है, तो ये सिर्फ अमाउंट पे आइसोलेट नहीं करेगा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस पे भी आइसोलेट करेगा। तो अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट बार-बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस एंट्री को भी वो आइसोलेट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आइसोलेशन फॉरेस्ट इज बेटर फॉर एनोमली डिटेक्शन एज कंपेयर्ड टू अदर थिंग्स, इसीलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है, स्पेशली काम करने के लिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो अभी तक हमने जो काम किया वो हमने किया सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
डेटा था, न्यूमेरिक डेटा था, कैटेगोरिकल डेटा था, पर डेटा स्ट्रक्चर्ड। अभी तक हमने कभी भी ये काम इमेजेस, वीडियोस, वॉइस उनके साथ, स्पीच के साथ, इन चीजों के साथ अभी तक काम नहीं किया, क्योंकि ये होती है अनस्ट्रक्चर्ड। ये आपका डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करने के लिए आपके नॉर्मल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स काम नहीं आते। उसके लिए हम यूज करेंगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग बेसिकली एक टेक्निक है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर। हमारे ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम एक चैप्टर पढ़ते हैं तो आप आपके न्यूरॉन्स उससे लर्न करते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं। उसके बाद जब आप उसको टेस्ट करते हैं तो कुछ चीजें आपने सही सीखी होगी, कुछ चीजें आपने फर्स्ट फॉर्म में, मतलब समझ लो फर्स्ट फॉर्म में आपको एक चैप्टर 30 to 40% ही समझ आता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, बैक प्रोसेशन, आप उसे दोबारा से रीड करते हैं। जब आप उसे दोबारा से रीड करते हैं तो जो आप पहले सीख चुके हैं वो तो सीख चुके हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर और चीजें आप लर्न करते हैं। जब आप और चीजें लर्न करते हैं तो पुरानी चीजें रीइंफोर्स होती हैं, नई चीजें और लर्न होती हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए और इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट टाइम मान लो आपने 70% तक लर्न किया। जितने आप रेपिटेशंस करते जाएंगे, जितनी बार आप बैक प्रोपेट करके वापस जाते जाएंगे और रीलर्निंग करते जाएंगे, उतना आपके न्यूरॉन्स उस चीज को और ज्यादा डिटेल में कैच करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आप खुद देखना, कोई टॉपिक आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, 5-6 बार लर्निंग करने के बाद आप उसको काफी अच्छे से समझ जाओ। फिर उसके बाद अगर आप फर्दर लर्निंग करेंगे भी तो कोई बहुत ह्यूज इंप्रूवमेंट नहीं, बट फर्स्ट लर्निंग से सेकंड, थर्ड, फोर्थ लर्निंग तक बहुत इंप्रूवमेंट होती है। फर्स्ट में तो आप बहुत काम याद करते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ के बाद फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है। फिर आप जो मैक्सिमम है वो लर्न कर चुके हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट। डीप लर्निंग में बेसिकली क्या होता है, इनपुट लेयर होती है, इनपुट लेयर में हमारा डेटा है, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी हिडन लेयर्स होती है। पहली लेयर में कुछ लर्निंग हुई, फिर उसकी आउटपुट सेकंड लेयर को गई, उसमें कुछ और लर्निंग हुई, फिर थर्ड लेयर पे गई, वहां कुछ और लर्निंग। ऐसे मल्टीपल लेयर्स से लर्निंग होती है। फर्दर आप आउटपुट लेयर पे पहुंचते हैं जहां से आपको आउटपुट जनरेट होंगे, ठीक है। इस तरीके से डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स काम। तो अब हम देखते हैं कि डीप लर्निंग में क्या-क्या चीजें हमने सीखनी है और कैसे ये काम। तो डीप लर्निंग एक सबसेट है मशीन लर्निंग का, जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स विद मेनी लेयर्स यूज किए जाते हैं टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन की तरह ट्रीट करता है। जो डेटा है वो सबसे पहले किसमें जाता है, इनपुट लेयर में जाता है। जैसे अभी आज मैं आपको एक प्रोग्राम कराऊंगी, हैंड रिटन अल्फाबेट, हैंड रिटन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा डिजिट, ठीक है। स्कैन हैंड रिटन डिजिट्स का एक डेटा सेट है, उसमें से आपने डिटेक्ट करना है कि जो लिखा है, ये 1 लिखा है, 2 लिखा है, वो परफेक्टली लिखा हुआ नहीं है, वो हैंड रिटन है, वो किसी की शेप और उसकी अकॉर्डिंग, कोई 3 कैसे लिखता है, कोई कैसे लिखता है। तो ऐसे हैंड रिटन डिजिट्स हैं, तो आपने वो प्रेडिक्ट करना है कि ये कौन सा डिजिट है। तो ये बेसिकली कैसे काम करता है, डेटा सबसे पहले किसमें जाता है, इनपुट लेयर। जैसे इनपुट लेयर में क्या चलेगा, पिक्सल ऑफ इमेज को चलेगा। अगर वीडियो है तो वीडियो भी ब्रेक डाउन होके उसके भी डेटा जाएगा। अगर स्पीच है तो उसका भी ऐसे डेटा इनपुट लेयर में सबसे पहले जाता है। फिर दैट डेटा passes through multiple hidden layers that learn the pattern, ठीक है। वो hidden layers क्या करती है, पैटर्न्स learn। अब then output layer produces the result। आउटपुट लेयर आपको प्रेडिक्ट करके बताती है कि ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, ये क्या है। जैसे अगर इमेजेस अलग अलग एनिमल्स की हैं तो ये कैट है या डॉग है, क्या है, वो ये आपको प्रेडिक्ट करके, ठीक है। ईच लेयर लर्न समथिंग मोर एब्स्ट्रैक्ट। जैसे पहली लेयर में जैसे अगर आपको डिटेक्ट करना है कि कैट है या डॉग, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनकी शेप, पहली जो लेयर है वो उसकी शेप पे सिमिलैरिटी से, कि शेप कैसी,
फिर शेप के बाद उसमें जो और आईज कैसी हैं, नोज कैसा है, टेल कितनी लंबी है, ये फीचर्स को पकड़ेंगे। फिर जो डीप लेयर्स है वो और कॉन्सेप्ट्स जैसे इसके लिप्स और नोज के बीच में डिस्टेंस कितना है, ऐसी चीजों को डीप लेयर्स लर्न। ठीक है, तो डीप लर्निंग इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें आपको रूल्स नहीं डिफाइन करने पड़ते हैं। आपको नहीं बताना है कि जो कैट है वो डॉग से कैसे डिस्टिंक्ट, वो ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा। आपने सिर्फ इसको डेटा देना है। आपने इसे कैट की पिक्चर्स भी दी, डॉग्स की पिक्चर्स भी दी, और आपने बता दिया कि ऐसे वाले कैट्स होते हैं और ऐसे वाले डॉग्स। फिर आप इसे नई इमेजेस दोगे तो ये अपने आप रूल्स को समझेगा कि कैट और डॉग के बीच में डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट क्या है, कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इससे कुछ समझते हैं। ठीक है, तो ये डीप लर्निंग की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि आपको ने रूल्स नहीं डिफाइन करने, उसने ऑटोमेटिकली खुद स्टडी करना है कि कौन से फीचर्स इन चीजों को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, ह्यूज डेटा सेट के लिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए, जब आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो इमेज, ऑडियो, वीडियोस हो, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे फेस से अनलॉक करना, मेडिकल स्कैन्स को स्टडी करना, वॉइस असिस्टेंट बनाना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाना, ये सब काम डीप लर्निंग नेटवर्क्स बहुत अच्छा करते हैं। अब डीप लर्निंग बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, 4, बट एक्चुअली इसकी टाइप्स 3 है, फिर वो आरएनएन से ही फर्दर ट्रांसफॉर्मर्स है। ठीक है, तो डीप लर्निंग बेसिकली आपकी 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले और सबसे बेसिक जो डीप लर्निंग टेक्निक है वो है एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये सबसे बेसिक टेक्निक है डीप लर्निंग। ठीक है, इसमें बेसिकली फुली कनेक्टेड लेयर्स होती हैं और ये सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड टेबुलर डेटा के लिए ही सबसे बेस्ट है। वैसे आप इससे इमेज डिटेक्शन जैसे काम करा सकते हैं, बट इसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिसके कारण इसे बहुत ज्यादा ऐसे कामों के लिए यूज नहीं किया जाता है। इसे ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड टेबुलर डेटा के लिए, जैसे जो अभी तक आप करते जा रहे हैं, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ऐसे कोई भी काम के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब अभी तक के आपने जो सारे प्रोग्राम्स किए वो सारे के सारे आप एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करके भी कर सकते हैं। वैसे मैं इससे आपको एक इमेज रिकॉग्नाइजेशन का प्रोग्राम कराऊंगी, आप उसको बाद में अपने एंड पे किसी अपने पुराने किए हुए प्रोग्राम के लिए भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसको जो डेटा चाहिए होता है ना एएनएन को, वो चाहिए होता है 1D की फॉर्म में, और इमेजेस जनरली 2D की फॉर्म में आती है। जैसे जो इमेज आती है वो 28x28 ऐसे इमेज 2D की फॉर्म में आती है। अब इसको चाहिए होता है 1D, तो आप उस 2D को कन्वर्ट करते हैं 1D में। जब आप 2D को 1D में कन्वर्ट करते हैं तो ये उसमें बहुत सारा एजेस का, इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। जैसे आपने 2D को 1D बना दिया, आ तो गया वो रिप्रेजेंटेशन, पर पोजीशन ऑफ पॉइंट्स चेंज हो गया, तो इसके शेप का स्ट्रक्चर उतना ज्यादा क्लियरली इसमें कैच नहीं, इसलिए इसको इमेजेस वगैरह के लिए कम यूज। ज्यादातर इमेजेस और वीडियोस के लिए जो यूज होता है वो है सीएनएन, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि इसमें वो चीज नहीं है। इसको आप डेटा 2D 3D जैसे मर्जी फ्लैट, इसमें फ्लैटनिंग पहले फ्लैट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर इमेजेस एंड वीडियोस। ये कन्वोल्यूशन और पूलिंग लेयर्स का कांसेप्ट यूज करता है। ये ऑटोमेटिकली एजेस, शेप्स को, फेस रिकॉग्नाइजेशन, मेडिकल इमेजिंग, इन सब के लिए सीएनएन। ठीक है, और फिर आ गया रीअकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। दीज आर डिजाइन्ड फॉर सीक्वेंस डेटा। ये क्या करते हैं कि एक लेयर उससे अगली लेयर उससे अगली लेयर, ये हिस्ट्री भी याद रखते हैं। याद रखते हैं कि किस लेयर में क्या डिटेक्ट किया था, हिस्ट्री को भी याद रखते हैं। रीअकरेंट न्यूरल नेटवर्क, तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए, या फिर अगर आपका कोई टाइम सीरीज डेटा है उसके लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की फोरकास्ट करनी है, टाइम सीरीज के साथ रिलेटेड डेटा, फोरकास्टिंग वाला डेटा, उसके लिए आरएनएन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इट हैज मेमोरी ऑफ प्रीवियस सेल, ये पुरानी मेमोरी याद रखते हैं, इसलिए आरएनएन
यहाँ से ही सारी जेन एआई की कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली ट्रांसफॉर्मर्स में होता है अटेंशन मैकेनिज्म। जितना भी आपका जेन एआई है दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म मतलब कि जब आप एक सेंटेंस के ऊपर फोकस करते हैं तो आपकी अटेंशन हर वर्ड पे जाती है। इट कैन हैंडल लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज। अदरवाइज अगर आप आरएनएन से काम करें, आरएनएन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन प्रीवियस इनपुट को याद तो आरएनएन भी करता है, बट ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, ये पूरे वर्ड्स को एक साथ अटेंशन देते हैं। आरएनएन कहां पे हो जाता है, आरएनएन क्या करता है कि आपने पिछले जो वर्ड्स दिए उसके बाद ये नया वर्ड बता देगा, पर थोड़ी देर बाद वो पूरा कॉन्टेक्स्ट कन्वर्सेशन का पूरा कॉन्टेक्स्ट रिमेंबर नहीं करता। तो ट्रांसफॉर्मर्स क्योंकि इसमें अटेंशन मैकेनिज्म यूज होता है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं। तो इसलिए इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने के लिए, ट्रांसलेशंस के लिए, समराइजेशन के लिए ट्रांसफॉर्मर्स यूज किए जाते हैं। जिससे कि आपका लेंगे दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने डीप लर्निंग के अंदर पढ़ा। We'll start off with ANN, artificial neural network, फिर आगे सारी चीजों पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम। ये मैं आपको पहले इमेज दिखा, ये है आपका एक आर्टिफिशियल न्यूरल। ठीक है, मान लो कि आप सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एज, वेट, ये वो मेरे सारे फीचर्स। ठीक है, हर एक फीचर की वैल्यू सबसे पहले किसमें गई, इनपुट लेयर। ठीक है, इनपुट लेयर के बाद ये बीच में मिडल लेयर। ठीक है, ये मिडल लेयर पे क्या होगी, आपकी सारी की सारी लर्निंग होगी। ठीक है, ये मिडल लेयर पे अगर ये मिडल लेयर डेंस लेयर होती है तो हर एक वैल्यू, हर एक न्यूरॉन पास, यहाँ पे अगर मान लो आपने 128 न्यूरॉन्स दिए तो ये x1 की वैल्यू हर 128 पे है। यहाँ पे हर एक चीज का होगा अपना अपना एक वेट। यहाँ पे हर एक चीज का जो अपना अपना क्या होगा, वेट होगा। x1 इस वेट से मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद इसके ऊपर लगता है एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन क्या करना है, इस वैल्यू को मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई करके फिर ये डेटा किसके पास आता है, आउटपुट लेयर। ये एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क है जिसके अंदर एक इनपुट लेयर है, एक मिडिल लेयर है और एक आउटपुट लेयर है। ऐसे आपके न्यूरल नेटवर्क में मल्टीपल मिडिल लेयर्स हो सकते हैं, मल्टीपल मिडिल लेयर्स हो सकती है। इसके बाद एक और मिडिल लेयर हो सकती है, उसके बाद एक और हो सकती है, 4, 5, 6 मिडिल लेयर। उसके बाद आपकी आएगी आउटपुट। ये सारी मिडिल लेयर की लर्निंग किसके पास जाएंगी, आउटपुट लेयर के पास जाएंगी। आउटपुट लेयर सबको समराइज करके अगर ये एक रिग्रेशन का टास्क है तो एक वैल्यू डिटेक्ट करके देगा। अगर ये कोई क्लासिफिकेशन का टास्क है तो ये प्रोबेबिलिटीज निकाल के देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू निकाल के देगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। इनपुट लेयर जरूरी है, आउटपुट लेयर जरूरी है और सेंटर का डिजाइन आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर बहुत सिंपल प्रॉब्लम है तो एक मिडिल लेयर होगी। अगर जैसे अगर मैं अभी इमेज डिटेक्शन का कर रही हूँ तो 2-3 मिडिल लेयर में बीच में, क्योंकि पहली लेयर कुछ एजेस को, कुछ चीजों को पकड़ेगी, नेक्स्ट लेयर उससे ज्यादा डिटेल में जाएगी, उससे नेक्स्ट लेयर उससे ज्यादा डिटेल में जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। इसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं। पहले लेयर इनपुट लेयर रिसीव्स इनपुट डेटा। ईच न्यूरॉन रिप्रेजेंट्स वन फीचर। इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स रहेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपके इनपुट के फीचर्स हैं। अगर आपके इनपुट में 5 फीचर्स हैं तो इनपुट लेयर में 5 न्यूरॉन्स रहेंगे। एक न्यूरॉन में क्या होगा, एक फीचर जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अभी इमेज पे काम करूंगी तो अगर इमेज में 784 फीचर्स हैं तो 784 मेरे इनपुट लेयर के न्यूरॉन्स। ठीक है,
गया हिडन लेयर। हिडन लेयर में क्या होता है, सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और सारी लर्निंग हिडन लेयर्स के अंदर है, ठीक है। कैन बी वन और मोर लेयर्स मतलब डीपर नेटवर्क, ठीक है। ईच न्यूरॉन पे यहाँ पे वेव सप्लाई होते हैं, बायस लगता है और उसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन, उससे हिडन लेयर की लर्निंग होती है और वो नेक्स्ट को पास, ठीक है। आउटपुट लेयर फाइनल रिजल्ट देती है। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिपेंड अपॉन टास्क। अगर रिग्रेशन है तो आउटपुट लेयर में एक न्यूरॉन होगा जो फाइनल आएगा। अगर ये क्लासिफिकेशन है, जैसे अभी मैंने डिजिट प्रेडिक्ट करना है कि 0 to 9 में क्या है, तो मेरी आउटपुट लेयर में 10 न्यूरॉन्स रहेंगे। न्यूरॉन 0 में आएगा 0 होने की प्रोबेबिलिटी, 1 में आएगा 1 होने की प्रोबेबिलिटी, 2 में आएगा 2 होने की प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वो आप आउटपुट में, ठीक है। तो अब हम एक क्या करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं उसके बारे में बता देती हूँ, कौन कौन से एक्टिवेशन। तो इतना तो पता चल गया कि इनपुट लेयर में डेटा आया, इनपुट लेयर में जो डेटा आया उसके ऊपर आपने क्या किया, वेट सप्लाई किए। पहला वेट अप्लाई किया W1 x1 W2 x2 Wn xn प्लस बायस। अब ये जो वैल्यू आई इसको आपने किसे पास किया, दिस weighted sum is passed to the activation function। ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, नॉन लीनियरिटी लाता है। एक्टिवेशन फंक्शंस 4 होते हैं जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, एक है रेलू, एक है सिग्मॉइड, एक है टैनएच और एक है सॉफ्ट। इसमें से सिग्मॉइड आप पहले यूज कर चुके हैं, 1/1 प्लस e raised to power minus a, सिग्मॉइड जो वैल्यू को 0 और 1 के बीच में लाता है। सॉफ्ट मैथ्स बेसिकली प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। सॉफ्ट मैथ्स भी मैं आपको यूज करा चुकी हूं एक बार, जब हमने मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, तो सॉफ्ट मैथ्स एक होता है टैनएच और एक होता है रेड, ये एक्टिवेशन फंक्शन। ये बेसिकली ये जो वैल्यू कैलकुलेट होती है वेटेड सम की वैल्यू, इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, ठीक है। जैसे ये हर एक वैल्यू आई, ये W1 वेट आया, ये देखो ये x1 एज का फीचर है, इसको मैंने पहले न्यूरॉन हिडन लेयर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कुछ वेट होगा तो ये बन गया W1 x1। फिर इसको मैंने x2 को भी इससे मल्टीप्लाई किया, W1 x2, ऐसे भी W1 x3 W2, ऐसे सारी की सारी वैल्यूज एक एक वेट से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद इस वेट इसको मैंने क्या किया, एक एक्टिवेशन फंक्शन से, ठीक है। तो ये एक्टिवेशन फंक्शंस ये होते हैं चार, रेनू, सिग्मॉइड, टैनएच या सॉफ्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ, डेटा फ्लोज फ्रॉम इनपुट लेयर टू मिडल लेयर टू आउटपुट। फिर यहाँ पे क्या होता है, आप प्रेडिक्शन निकालते हैं, फिर उस प्रेडिक्शन के ऊपर लॉस कैलकुलेट होता है कि कितना लॉस आ रहा है, पहली लर्निंग में कितना लॉस है, ठीक है। ये लॉस फंक्शन अगर रिग्रेशन है तो मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, अगर क्लासिफिकेशन है तो क्रॉस लॉस, तो क्रॉस एंट्रोपी लॉस। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट इपॉक स्टार्ट होता है। इपॉक मतलब कि कितनी बार आपने इस साइकिल को रिपीट करना, बैक प्रोपगेट होते जाएंगे आप, एरर इज सेंट बैक टू द नेटवर्क। पहली बार आपको 40% चैप्टर समझ में आया, बैक प्रोपगेशन हुई, दोबारा से ग्रेडियंट्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग द चेन, मतलब जो वेट्स थे ना W1 W2 W3 वो सारे वेट्स अब मॉडिफाई दोबारा से रिकैलकुलेट, तो वेट्स आर अपडेटेड डन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके आप वेट्स को अपडेट करते। फिर दोबारा से रीलर्निंग होगी, हिडन लेयर से पास होगा, फिर फाइनल आंसर आएगा, फिर क्रॉस कैलकुलेट होगा। आप ऐसे इपॉक्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 5 इपॉक्स मतलब 5 बार ये ट्रेनिंग का सेशन चलेगा, बैक प्रोपगेशन, फिर वापस लर्निंग, फिर ऐसे बार-बार लॉस कर। जब वो इपॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका एरर मिनिमाइज हो जाएगा, इसका मतलब तब आपका नेटवर्क लर्न कर सकता। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्दर उसको प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो एक
एक्टिवेशन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और किन किन सिनेरियोज में कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शंस। जैसे एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि ये वाला न्यूरॉन एक्टिवेट होगा या नहीं, इसका आंसर आगे जाएगा या नहीं, ये एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड। तो एक्टिवेशन फंक्शन अगर आपने सिग्मॉइड लगाया तो सिग्मॉइड आपको पहले से इसका फॉर्मूला पता है 1/1 प्लस e raised to power -, इससे वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है। जब भी आप बाइनरी क्लासिफिकेशन का टास्क कर रहे होंगे तो आप यूज करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन। फिर है tan h हाइपरबोलिक टेंजेंट। tan h से वैल्यू आती है -1 और 1 के बीच में, 0 सेंटर्ड होता है, -1 और 1 मतलब 0 पे सेंटर करता है ये। हिडन लेयर्स में सिग्मॉइड से बेटर परफॉर्मेंस है। अगर हिडन लेयर बीच की लेयर में यूज करना है तो tan h यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है वो है रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट रेलू। ये हिडन लेयर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे वाइडली यूज्ड यही एक्टिवेशन फंक्शन। इससे वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में आती है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती, 0 से लेके इनफाइनाइट कुछ भी वैल्यू। इसकी कैलकुलेशन फास्ट होती है और ग्रेडियंट डिसेंट के लिए ये इजीियर है। तो हिडन लेयर्स में ज्यादातर हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन और सॉफ्ट मैथ्स यूज होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के। जब आपको मल्टीपल क्लासेस में होने की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है कि आपकी आइटम इसको भी बिलोंग कर सकती है, इसको भी बिलोंग कर सकती है, इसको भी, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी, इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए सॉफ्ट मैथ्स यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक्टिवेशन फंक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाती हूँ कि कैसे हम डिजिट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यूजिंग अ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इसके लिए पहले आपको अपनी मशीन पे डालना पड़ेगा टेंसरफ्लो। इसके लिए फ्रेमवर्क यूज होता है डीप लर्निंग के लिए टेंसरफ्लो। तो आप अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे साइटेड लर्न यूज किया था हमने मशीन लर्निंग के लिए, यहाँ पे ज्यादातर डीप लर्निंग के लिए यूज होगा टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो गूगल की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो pip install TensorFlow, I think इसका pip कमांड होता है। pip install TensorFlow, आप TensorFlow इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल की लाइब्रेरी है TensorFlow, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर डीप लर्निंग। TensorFlow भी यूज होता है, PyTorch भी यूज होता है, तो ये दोनों फ्रेमवर्क्स हैं जो डीप लर्निंग के लिए मेजरली यूज होते हैं। मैं TensorFlow यूज कर रही हूँ, बट सेम काम आप PyTorch से भी कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज के सॉफ्टवेयर हैं, बेसिकली एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, तो TensorFlow मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं दोबारा से नहीं चला रही, कमांड आप चला लेना। import TensorFlow as pdf, TensorFlow import किया from TensorFlow import Keras. Keras is a library which sits on TensorFlow. TensorFlow के ऊपर काम करने के लिए एक लाइब्रेरी बनी हुई है Keras। TensorFlow और Keras इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, TensorFlow के अंदर ही एक लाइब्रेरी है Keras। Keras के अंदर TensorFlow पे काम करना के लिए मेथड्स पर। ठीक है, सबसे पहला काम जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैं इसका डेटा सेट उठा के दिखा रही हूँ। तो इमेजेस का डेटा सेट है, मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। ठीक है, तो X train
train x test y test is equal to Keras dot dataset dot minist dataset है, इसके अंदर आपका इमेजेस का डेटा, ठीक है। लेंथ ऑफ एक्सट्रेन देखो, इसके अंदर 60,000 इमेजेस ट्रेनिंग डेटा में और एक्स टेस्ट देखोगे काफी बड़ा डेटा सेट है, काफी सारा डेटा है। ठीक है, 60,000 इमेजेस स्कैन्ड हैंड रिटन डिजिट्स की इमेजेस है, ठीक है। और 10,000 ये टेस्ट रिकॉर्ड्स हैं जो टेस्टिंग के लिए आप यूज करते हैं। मैं आपको इमेज दिखाऊं पहले कैसी है। तो कोड matplotlist.yplot as clearly.matchshow आप देखो ऐसी इमेजेस, जैसे ये 0 है, ऐसे एक्स ट्रेन ऑफ 2 पे देखो ये 4 है, ऐसे अलग अलग हैंड रिटन इमेजेस हैं ऑफ डिजिट्स, 0 से 9 तक के डिजिट्स की हैंड रिटन इमेजेस है, ठीक है। ये 28x28 की फॉर्म में 2D एरे की फॉर्म में, ठीक है। इमेजेस कैसे स्टोर होती हैं? हर एक 28x28 का एक एरे है जिसके अंदर हर एक सेल का कलर उसके अंदर स्टोर है। इस सेल पे क्या कलर है, इस सेल पे क्या कलर है, इस सेल पे हर सेल की इंफॉर्मेशन उसके अंदर क्या है, कंटेन। ऐसा मेरा डेटा, ठीक है। अगर आप एक्स ट्रेन का शेप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 60,000 रिकॉर्ड्स हैं और हर एक रिकॉर्ड किस शेप में, 28x28, ठीक है। अगर आप प्रिंट करा के देखेंगे एक्स ट्रेन ऑफ 0 तो आपको पता चल जाएगा ऐसे डेटा। पहले सेल में 28x28 के पहले सेल में 0 स्टोर्ड है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये कलर्स है ना, ये देखो जहां पे कलर आता जाएगा ये कलर के ग्रेडियंट्स वहां स्टोर, जहां पे जैसे जैसा कलर आता जाएगा वैसे वैसे ग्रेडियंट्स वहां पे क्या है, ठीक है। इस तरीके से इमेज स्टोर क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स ट्रेन को क्या किया, एक्स ट्रेन डिवाइड बाय 250, ऐसा क्यों किया, नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि डेटा 0 और 1 के बीच में है। अभी देखो जहां पे ये कलर है यहाँ पे 253 आ रहा है ना, यहाँ पे ये कलर है यहाँ पे 16 आ रहा है, कलर 0 to 255 के बीच में है, तो ये कलर कोड्स आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास। तो मैं चाहती हूँ ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो जाए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 255 से डिवाइड कर दिया। जहाँ 0 है वहाँ 0 आ जाएगा, जहाँ 255 है वहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ पे कोई और वैल्यू है वहाँ पे 0 पॉइंट सामने, आपकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में। ऐसा ही आपने ट्रेन से भी किया और ऐसे ही आपने टेस्ट से भी, ठीक है। ट्रेन और टेस्ट दोनों के साथ आपने ऐसा क्लियर है। अब आप अगर एक्स ट्रेन ऑफ 0 को देखेंगे आपको पता चलेगा कि वैल्यू जहां पे आपकी वैल्यूज ऐसे आएगी, 0 और 1 के बीच में आ, ठीक है, नॉर्मलाइज कर दो।
ये 28 क्रॉस 28 की फॉर्म है, मुझे इसको 1D में लाना है क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की जो फर्स्ट लेयर होती है वो 1D एक्सपेक्ट, 2D एक्सपेक्ट नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, x train flattened is equal to x train dot reshape x train dot reshape, एक डायमेंशन को ऐसे ही रखे और दूसरी डायमेंशन, एक डायमेंशन तो ये ऐसे ही रखेगा, लेंथ तो वैसे ही रहे, और जो दूसरी डायमेंशन है वो चेंज होके हो जाए, वो 28 क्रॉस 28 से रीशेप होके 1D में आता है। 1D ऑटोमेटिक रीशेप बेसिकली 1D में लाता है, 28 क्रॉस 28 से वो उसको किस में ले आएगा, 1D में। ऐसे एक्स टेस्ट को भी आप करो, x test dot reshape जितनी length of x test है, ये दोनों फ्लैटन हो गए होंगे। अब आप x train dot shape, अब ये 60,000 रिकॉर्ड्स हैं, पर ये किसमें आ गया, 1 डायमेंशन, सारा का सारा डेटा 1D में। अब ये 28 क्रॉस 28 से सारा का सारा डेटा 784 1D में। अब जो मेरी इनपुट लेयर होगी, जो मेरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनेगा, उसकी इनपुट लेयर में ये 784 फीचर्स हैं। जो पहली लेयर होगी उसमें ये 784 फीचर्स हैं। ठीक है, आप देखोगे कि डेटा तो आ गया होगा, जैसे पहले रिकॉर्ड को देखो तो डेटा तो आ गया होगा 1D में, ये देखो जो पहले 2D में था, अब ये डेटा 1D में। पर जब ये 1D में आया तो इसे थोड़ा बहुत एजेस वगैरह, क्योंकि पहले तो वो एक फिक्स मतलब एक पॉइंट को डिपिक्ट कर रहा था ना, अब आपने उसे 1D बना दिया तो थोड़ी शेप्स लूज हो जाती है। इसलिए इसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली, जब आपको जैसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करनी होती है, जैसे कन्वेयर बेल्ट्स पे जब आपका सामान जा रहा होता है, आपको क्वालिटी सामान डिटेक्ट करना होता है, तो वहाँ पे हम इसे यूज नहीं करते, CNN को ज़्यादा। ठीक है, तो ये मैंने पहला काम, फ्लैटनिंग ऑफ डेटा। अब मुझे बनाना है एक न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो मॉडल इज इक्वल टू keras dot सीक्वेंशियल मतलब कि इस न्यूरल नेटवर्क में पहली लेयर का डेटा सेकंड में जाएगा, सेकंड का थर्ड में जाएगा, सीक्वेंस में ये मेरा न्यूरल नेटवर्क। मॉडल इज इक्वल टू keras डॉट, इसके अंदर लिस्ट में आपने इसके अंदर जितनी लेयर्स डालनी है, हिडन लेयर्स जितनी डालनी है, आउटपुट लेयर, वो सब आप इसके अंदर, ठीक है, जितनी भी आपकी लेयर्स बनेगी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, वो सारी की सारी लेयर्स इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। ठीक है, पहला एग्जांपल बना रही हूँ, अभी मैं इसमें कोई हिडन लेयर नहीं बना रही, मैंने सीधा इनपुट लेना है और आउटपुट लेना है। ठीक है, कोई अभी बीच में हिडन लेयर्स में नहीं। तो मैंने क्या किया, keras डॉट, पहली लेयर बना रही हूँ, layers dot dense लेयर का मतलब होता है कि हर एक न्यूरॉन अपने आगे वाली लेयर के हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड है। ये देखो, ये डेंस लेयर होती है, एक न्यूरॉन आगे सबसे कनेक्टेड है, इसको कहते हैं डेंस लेयर। ठीक है, तो मैं क्या बना रही हूँ, एक डेंस लेयर, keras dot layers dot dense लेयर बना रहे हैं। इनपुट शेप,
इनपुट शेप, मतलब जो इसके पास इनपुट आएगी, इनपुट की शेप क्या होगी, इनपुट शेप इज इक्वल टू 784 इससे पहले आएगा आउटपुट लेयर। आउटपुट में कितने न्यूरॉन्स चाहिए, 10 न्यूरॉन्स आउटपुट में चाहिए, क्योंकि मुझे डिटेक्ट करना है ना कि इमेज किस चीज की है, 0 की है, 1 की है, 2 की है, 3 की है। तो आउटपुट में चाहिए 10 न्यूरॉन्स, इनपुट शेप में क्या आ रहा है 784 न्यूरॉन्स। ठीक है, ये दो चीजें बताई। फिर इसमें हम बताएंगे एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाना है। जैसे मैंने लगाया सिग्मॉइड, ऐसे अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन लगा सकते हैं। मैंने लगाया एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड। ये एक सबसे बेसिक न्यूरल नेटवर्क है जिसमें आप फ्लैटन करके इसको इनपुट भेज रहे हो और ये सिर्फ क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक एक्टिवेशन लगा रहा है सिग्मॉइड और आपको आउटपुट लेयर में 10 न्यूरॉन्स दे रहा है। हर एक न्यूरॉन में वो डिजिट होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे मैंने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया। ठीक है, अगला एग्जांपल करेंगे तो इसमें 3-4 लेयर्स डालेंगे। अभी फर्स्ट के लिए मैंने ऐसा, अगर 3-4 लेयर्स होंगी तो इसके बाद कॉमा करके नेक्स्ट लेयर आ जाएगी, कॉमा करके नेक्स्ट लेयर आ जाएगी। पहले की आउटपुट सेकंड में जाएगी, सेकंड की आउटपुट थर्ड में जाएगी, सीक्वेंस में एक के बाद एक आउटपुट जाती। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मॉडल बनाने के बाद मॉडल डॉट कंपाइल, इस मॉडल को मुझे करना है मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू एडम। ये यूज होता है मॉडल को कंपाइल करने के लिए। लॉस इज इक्वल टू स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एन्ट्रोपी, क्रॉस एन्ट्रोपी and matrix is equal to accuracy। ये मॉडल को कंपाइल करेगा। अगर ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे आ जाता मीन स्क्वायर्ड है। ठीक है, अगर ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे आउटपुट लेयर में न्यूरॉन आता। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब मॉडल को करना है इवैल्यूएट, मॉडल डॉट इवैल्यूएट, इसको मैंने पास किया एक्स ट्रेन फ्लैटन कॉमा वाई ट्रेन कॉमा इपॉक्स इज इक्वल टू, इपॉक्स मतलब कि बैक प्रोपगेशन कितनी बार होती है, इपॉक्स इज इक्वल टू 5 बार ये काम। Y prediction is equal to model dot predict X test flatten के लिए जरा predict करके बताओ ये क्या है, तो ला के देखो ये आपका मॉडल डॉट ये 5 बॉक्स करेंगे। पहला लर्निंग में आपकी एक्यूरेसी आई 81%, लॉस इतना। सेकंड टाइम ये दोबारा से रन किया तो 91% एक्यूरेसी आई, फिर 92%, फिर ऐसे ही ये आपके 5 बॉक्स में लॉस कम होता जा रहा है और लर्निंग बढ़ती जा रही है।
ये लास्ट स्टेप पे इसने क्या किया, ये आपका इसने प्रेडिक्शन। अब वाई प्रेडिक्टर में आपके पास प्रेडिक्शंस आ गए। अब आप उन्हें देखना चाहते हैं, वाई प्रेडिक्शन ऑफ 0 को देखो, आपको पता चल जाएगा पहले रिकॉर्ड के लिए इसकी 0 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 1 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, 2 होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप ऐसे करो, वाई प्रेडिक्शन लेवल्स इक्वल टू np डॉट argmax, इसमें से निकाल लेते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी और i in ये आपके पास अब ये सीधा आ जाएगा कि ये 1 है या 0 है या क्या है। पहला नंबर 7 है, दूसरा नंबर जो टेस्ट वाला डेटा है, दूसरा नंबर 2 है, तीसरा नंबर 1 है। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक्स टेस्ट ऑफ 0 को आपको प्रिंट करा के बता सकती हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि 7 इसने सही से प्रेडिक्ट किया है या नहीं। ठीक है, नाउ आपको एक्स टेस्ट ऑफ 0 का डेटा क्या है, PLT डॉट not show x test of तो 7 ही था क्या, 7 ही था ना, इसमें प्रेडिक्ट किया है 7। ऐसे सेकंड वाला 2 है, देखिए जरा 2 ही था क्या, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने अभी बड़ा बेसिक सा एग्जांपल बनाया, फर्स्ट बनाया। अभी ये पूरा एक न्यूरल नेटवर्क है भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है कि आप फ्लैट करके डेटा पास कर रहे हो